सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम जब सही स्टेप्स में आंसर राइटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग अच्छे से करते हैं तो हमारे नंबर ज़्यादा आते हैं। अभी हाल ही में एलएलबी का जो रिजल्ट आया है उसमें सभी स्टूडेंट्स के नंबर कम आए हैं। उसका एक बड़ा रीज़न आपका आंसर राइटिंग है कि आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आपने फॉलो नहीं किया, उसके कारण आपको जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नंबर आपको नहीं मिले हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब जो भी स्टेप्स होते हैं वो सब स्टेप्स देखेंगे। चलो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जब भी आंसर लिखना होता है, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें उसका परिचय लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि जो चीज़ पूछी है उसके बारे में हमें क्या पता है। उसको हमें अपनी भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन करना चाहिए जो भी हमें उस चीज़ के बारे में पता होता है। फिर सेकेंड स्टेप हमारे सामने आता है, वो है अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा दोनों अलग अलग चीज होती है। डेफिनेशन जो मीनिंग होती है दोनों में अंतर होता है। अर्थ में आपको उस चीज का पूरी जानकारी, जो भी उस चीज से रिलेटेड होती है वो आपकी पूरी होती है कि उस वर्ड से रिलेटेड आपको क्या पता है, वो पूरा आपका अर्थ में आ गया। डेफिनेशन के अंदर आपकी जो परिभाषा होती है राइटर की, तो उसके द्वारा 3 से 4 राइटर की डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए यदि क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी है। पर यदि क्वेश्चन में परिभाषा नहीं पूछी है तो आपको खुद की तरफ से एक राइटर की डेफिनेशन जरूर लिखनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो आपको हर चीज की एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि आप वो पेपर में लिख सके। इससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहला पेज होता है, वो आपका बहुत अच्छा लगता है और मतलब टीचर को लगता है कि आपने पूरी साल स्टडी की है, ना कि आप 10-15 दिन 1 वीक पढ़ के पेपर दे रहे हैं। तो आप जब भी आंसर लिखें तो आप चाहे क्वेश्चन पेपर वाला आपसे क्वेश्चन के अंदर अर्थ पूछे या ना पूछे, डेफिनेशन पूछे या ना पूछे, तो भी आपको अर्थ और एक परिभाषा आपको लिखनी है। इस प्रकार आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लॉ के अंदर है उसमें कुछ राइटर्स है जो उनकी नॉर्मली डेफिनेशन इजी भी होती है और इजीली मिल जाती है। इससे आपको अलग अलग राइटर्स के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे। सामंड की, विल्सन की, हॉलैंड की, इनकी डेफिनेशन आपको हर टॉपिक के अंदर मिल जाएगी। तो आप इन राइटर्स का जब नाम याद रहेगा आपको और आप इसकी डेफिनेशन 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी एक राइटर जिसकी डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा इजी लगती है, जिनकी परिभाषा सबसे ज़्यादा इजी लगती है, आप उसकी याद कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। अब थर्ड स्टेप हमारे सामने आता है मुख्य भाग। अब मुख्य भाग के अंदर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको लिखना है, उसका आंसर आपको थर्ड स्टेप में करना है। मतलब कि कॉपी के सेकंड पेज में आप इसका आंसर करेंगे। इसके अंदर नॉर्मली जैसे कुछ सिद्धांत पूछे होते हैं तो आपको वो सिद्धांत बताने होते हैं, किसी चीज के प्रकार पूछे होते हैं तो प्रकार बताने होते हैं, किसी चीज के तत्व पूछे हैं कि आवश्यक तत्व क्या है तो आपको वो आवश्यक तत्व इसके अंदर बताने रहेंगे। ये आप 2 से 2.5 पेज के अंदर इसका आप आंसर कर सकते हैं। जैसे सिद्धांत होते हैं, 6-7 सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत आप लिखोगे तो आराम से आपके पन्ने भर जाएंगे। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कितने, किस चीज के कितने प्रकार पूछे हैं, क्या चीज पूछा है। जो ये मुख्य भाग होता है ये सबसे बड़ा होता है और इसको आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना चाहिए। इसमें यदि आपको जैसे किसी चीज के तत्व है, कुछ है तो सेक्शंस है, तो उन चीज को भी आपको लिखना चाहिए उसमें। अब ये सब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे जैसे कम से कम हम मानते हैं तो 3 पेज हमारे कंप्लीट हो गए आंसर के लिए। अब हमारा चौथा स्टेप में आते हैं, उसमें आपके आते हैं केस लॉज और एग्जाम्पल्स। कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को आप जब एक्सप्लेन करते हो आपके थर्ड भाग के अंदर तो उनके अंदर आप उसको एग्जाम्पल से समझा सकते हो। आपके कॉन्टेंट एक्ट है वो एग्जाम्पल से भरा हुआ है, आपका टोट है वो भी आपके पूरे एग्जाम्पल से भरा हुआ है, आईपीसी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो इन सबको आप में एग्जाम्पल में आपको, जैसे एग्जाम्पल ज़्यादा डीपली मत लिखो पर 3 से 4 लाइन में आपको एग्जाम्पल लिखने चाहिए। जिस भी चीज़ का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए और एग्जाम में लिख के आना चाहिए। अलग से लिखा हुआ नहीं आएगा कि एग्जाम्पल के साथ में समझाओ, उदाहरण के साथ में समझाओ, बट आपको उदाहरण लिखने चाहिए। ऐसे ही केस है,
जिस भी सिद्धांत से आप रिलेटेड लिख रहे हो, जिस भी आप तत्वों को लिख रहे हो, उससे रिलेटेड सिद्धांत जो केस में अप्लाई हुआ है वो आपको पता है। अब आपको मान लीजिए पूरा केस याद नहीं है, केस के अंदर आपको सन याद नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो केस में भारती के केस में ये बताया गया है। ऐसे ही आप जैसे ब्रैकेट डाल के खाली केस का नाम भी लिख देते हो, तो उससे भी आपका ये होता है कि हाँ आपको सन याद नहीं है, प्रॉपर याद नहीं है, बट आपने पढ़ा है, ये चीज पता चलती है। तो आप कभी भी केस को लिखना स्किप मत करो। केस नहीं है तो आप उदाहरण लिखो, उदाहरण नहीं है तो आप केस लिखो, बट इनको लिखो। आपको अच्छे से आ रहा है तो आप उसको 5-6 लाइन में लिखो, आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप उसको सिर्फ 2 लाइन के अंदर लिख दो। इससे आपका जो आपने अभी तक 3 पेज किए तो वो अब 3.5 पेज हो गए, और अच्छे से आप हर तत्व के अंदर, हर सिद्धांत के अंदर एग्जाम्पल से समझाते हो इस चीज को, तो आप इसको आराम से 3-3.5 पेज में कर सकते हो। फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है, वो है निष्कर्ष। आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में कम से कम आधे पेज के अंदर 5 से 6 लाइनों के अंदर आपको उस चीज का निष्कर्ष लिखना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, आपको क्या समझ में आया, आपकी खुद की क्या राय है इसके बारे में। ये एक मेन पॉइंट होता है। एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन का पूरा आंसर सही से पढ़े ना पढ़े, वो निष्कर्ष अच्छे से पढ़ता है, तो इससे पता चलता है कि आपने अपने खुद के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस क्वेश्चन के बारे में, उस चीज ने आपने क्या स्टडी किया है, वो सब उस पर अच्छा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए कभी भी आप निष्कर्ष लिखना ना भूलें किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चनों का आंसर हो गया इसमें। पहला कि आपको आंसर कैसा लिखना चाहिए वो हमने बता दिया। इसके साथ ही काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमें कितने क्वेश्चंस में आंसर लिखने चाहिए, किस प्रकार हम आंसर लिखें, कि कितने पेजों में हमें आंसर करने चाहिए, कितने पन्ने भरने जरूरी है, तो उसका भी आपका आंसर आ गया। इसमें ये है कि आप मैक्सिमम 5 से 6 पन्ने भरो और मिनिमम 4 से 5 पेज आप भर सकते हो। अब जैसे हमारा पहला पेज तो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर ही, जो इंट्रोडक्शन और जो अर्थ और परिभाषा थी उसमें चला गया। जो हमारी मेन बॉडी थी, जो मेन चीज हमें पूछी गई थी क्वेश्चन में, उसके आंसर में हमारे 2 पेज हो गए, तो टोटल हो गया 3 पेज। जब हम एग्जाम्पल और ऐड करते हैं तो हमारा हो गया 4 पेज, और उसके बाद में जब हम निष्कर्ष लिखते हैं तो हमारा हो गया 4.5 पेज। तो इसको 4.5 पेज को आप 5.5 पेज भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं, बट आपको 6 पेज से ज्यादा आंसर नहीं लिखना चाहिए। 6 पेज से आप जब ज्यादा आंसर करते हैं तो आपको जो आगे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर उनके अंदर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते, इतना डीपली लिख नहीं पाते हैं। तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें तो आप मान के चलो कि आपको 15 नंबर से ज्यादा देंगे नहीं, और जो आपका बाकी क्वेश्चन है 20-20 नंबर के, उसमें आपने आंसर सही से नहीं लिखा तो उसमें आपको 10-10 नंबर ही मिलेंगे, इससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इससे अच्छा आप एवरेज 5 पेज का टारगेट लेके चलो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो, तो आपके 25 पेज में आपका आराम से सारा आंसर हो जाएगा, पूरा टाइम भी आपको मिल जाएगा और सारे स्टेप्स भी फॉलो हो जाएंगे। तो इस बार आप जब भी किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाओ, चाहे एलएलबी का हो, चाहे एलएलएम का हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे ये आपकी किसी भी मास्टर डिग्री का हो, बैचलर डिग्री का हो, तो आप एग्जाम के अंदर इस टाइप के फॉर्मेट को फॉलो करें और इस प्रकार आंसर लिखिए, तो इससे आपको नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। अब आपका और कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।